नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की, जहां पर छत्तीसगढ़ में पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित, पटाखे फोड़ने की अवधि 2 घंटे तक निर्धारित की गई है। दीपावली छठ गुरु पर्व पर समय निर्धारित किया गया है। आदेश का कड़ाई से पालन हो, ग्रीन ट्रिब्यूनल के जारी निर्देशों का पालन हो, ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध। तो वहीं दीपावली के दिन रात 8 से 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। इसी बीच आप पटाखे फोड़ सकते हैं, इसके बाद आपको पटाखे नहीं फोड़ना है। छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। गुरु पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित हुआ है। क्रिसमस पर रात 11:55 से लेकर 12:30 बजे तक आप पटाखे फोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो आदेश जारी कर दिए हैं, कुछ गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश मिश्रा जुड़ गए। अवधेश, सख्त हिदायत दे दी गई है, गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। जो दीपावली है, गुरु पर्व है, पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित हो गया है, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल देखिए, परिवार जो पर्यावरण विभाग है उसके द्वारा अभी एक आदेश जारी किया गया, जिसके तहत दीपावली, छठ पर्व और गुरु पर्व के साथ साथ क्रिसमस और नए साल के लिए जो समय निर्धारित है पटाखे फोड़ने का, वो निर्धारित कर दिया गया है। मतलब ये कि दीपावली पे रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे। इसी तरह छठ पर्व होगा, उसमें सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। इसके अलावा गुरु पर्व पे भी रात 8 से 10 का समय तय किया गया है। और क्रिसमस और नए साल पे रात 11:55 से लेकर 12:30 बजे तक, मतलब 35 मिनट तक का समय निर्धारित किया गया। इस बीच में आप पटाखे फोड़ सकते हैं। दो चीजों सबसे अहम है विनू कि ये कि सबसे पहले निर्देश ये दिए गए हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो निर्देश है उसे धरातल पे कड़ाई से पालन कराया जाए। मतलब ये कि पटाखे फोड़ने को लेके मॉनिटरिंग सिस्टम है वो धरातल पे पुख्ता होने चाहिए। जो समय सरकार ने निर्धारित किया है उस समय के बाहर अगर कोई पटाखे फोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाए, कैसे रोका जाए, इसको लेकर व्यापक प्रचार प्रसार के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा सरकार ने जो पटाखे की ऑनलाइन जो खरीदी होती थी उस पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। मतलब ये कि अब ऑनलाइन लोग पटाखे नहीं मंगवा पाएंगे। पहले भी कुछ इसमें कई तरह के विवाद की स्थिति निर्मित होती थी, लेकिन सरकार ने आज अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन पटाखे की खरीद बिक्री नहीं हो पाएगी। आपको पटाखे लेने के लिए बाजार तक जाने होंगे और समय भी निर्धारित कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि मॉनिटरिंग, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि लोग मॉनिटरिंग के लिए जो है वो बाकायदा टीमों का गठन करने को भी कहा गया है कि न केवल प्रचार प्रसार किया जाए बल्कि जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे टीम का गठन किया जाए जो मॉनिटरिंग पे ध्यान दे, जो इस बात को इंश्योर करे कि रात 10 बजे के बाद कहीं पे भी आतिशबाजी की स्थिति ना हो। और अगर कहीं पे हो तो लोगों को समझाई दी जा सके। कैसे उन्हें समझाया जा सके है कि जो निर्देश है उसका पालन करना है। पर्यावरण की दृष्टि से, वायु प्रदूषण की दृष्टि से, ध्वनि प्रदूषण की दृष्टि से, तमाम तरह के जो पैमाने हैं उन तमाम पैमानों को देखते हुए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। जी बिल्कुल। और अवधेश, याद होगा कि ये जो गाइडलाइंस हैं, ऐसे कुछ गाइडलाइंस हमेशा हर बार जारी होती हैं, लेकिन उसका पालन उतनी सख्ती से नहीं किया जाता है। इस बार क्या किस तरीके से देखा जा रहा है माहौल, और ये जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं इसके पालन करवाने के लिए भी कुछ तैयारी की गई है? पुलिस फोर्स की तैनाती या फिर और कुछ इंतजामात? बिल्कुल बिल्कुल विनू, आपने सही कहा कि निर्देश और गाइडलाइन तो हर साल जारी किए जाते हैं, लेकिन उसके पालन धरातल पे उस सख्ती के साथ दिखाई हो नहीं पाता है, उस हिसाब से दिखाई पड़ता नहीं है जो निर्देशों में लिखा होता है। इसलिए सरकार ने इस बार सख्त निर्देश दिए हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो निर्देश दिए हैं, जो उनके गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को धरातल पे कैसे पालन किया जाए, इसके लिए जो जिला अधिकारी होंगे, जो कलेक्टर होंगे, वो अपने स्तर पर चर्चा करके, विचार विमर्श करके निर्देश जारी करेंगे। न केवल प्रचार प्रसार बल्कि टीमों का गठन भी होगा, चाहे वो पुलिस की टीम हो, प्रशासन की टीम हो या अन्य विभाग को इस पे लगाया जाएगा कि आप कैसे धरातल पे जाके इसकी मॉनिटरिंग करें, लोगों को समझाएं कि रात 8 और 10 के बीच में पटाखे फोड़ने हैं। सबसे बड़ी बात है कि छठ पर्व को लेके भी जो समय निर्धारित किया गया है कि सुबह 6 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक, लेकिन छठ पर्व जो 2 दिन का होता है तो पहले दिन जो शाम के वक्त जब लोग तालाब जाते हैं तो उस वक्त भी जो आतिशबाजी देखने को मिलती है तो उसको लेके कोई निर्देश स्पष्ट अभी हो नहीं पाया है। संभवतः 1-2 दिन में कुछ उसमें संशोधित आदेश जारी किया जाए, क्योंकि 10 तारीख के आसपास में छठ पर्व का आयोजन किया जाना है। तो कुल मिला के है कि सरकार का निर्देश और निर्देशों के पालन के लिए टीम का गठन, ये सबसे महत्वपूर्ण इस बार के निर्देश के साथ जारी किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। इसी बीच एक और अहम खबर का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे दिल्ली से अहम खबर की, जहां पर सीएम भूपेश बघेल चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सीएम के साथ ही राजीव शुक्ला भी मौजूद हैं। चंडीगढ़ से जाएंगे
हिमाचल प्रदेश, जहां सोलन में सीएम करेंगे रात्रि विश्राम। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगे चर्चा। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने लखनऊ में नेताओं से चुनाव को लेकर चर्चा की है और यूपी चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं सीएम भूपेश बघेल। तो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं और यहां से हिमाचल के लिए जाएंगे। और आपको बता दें कि प्रमुख बैठकें वे यूपी में लिए और यूपी में जैसा कि सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। और अब जो उपचुनाव की जो और राज्यों की बागडोर है वो भी सीएम भूपेश बघेल के हाथों में नजर आ रही है। तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के महासचिवों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक में पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नसीहत दी और कहा कि नीतिगत मुद्दों पर राज्य स्तर के नेताओं में वैचारिक स्पष्टता और एकजुटता की कमी दिखती है। उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी और आरएसएस के दुष्प्रचार और झूठ को बेनकाब करना होगा। इसके साथ ही सोनिया ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि आने वाले महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कमर कस रहे हैं, इसलिए सभी मिलकर पार्टी हित में काम करें। पार्टी में किसी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, आरएसएस और बीजेपी जिस ढंग से देश में बांटना, जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों सभी वर्गों को लेकर चलने वाली पार्टी है। हम नए सदस्यों को जोड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली इतिहास के साथ साथ जो 60 सालों में कांग्रेस सरकार में इस देश के विकास में निर्माण में जो योगदान है उसके बारे में हम बताएंगे। तो नए सदस्यों को जोड़कर कांग्रेस सरकार की हमारी पूर्व सरकारों की उपलब्धियों को भी बताएंगे। अब देखिए, झूठ का पर्दाफाश तो करना तो पड़ेगा और बहुत से सिद्धांतों के बारे में भी आपको जानकारी है कि 100 झूठ को यदि आप लगातार एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग सच मानते हैं। तो ऐसी स्थिति तो राज्य में भी है और कुछ स्थानों में आपने देखा, पहले धर्मांतरण को लेकर फिर सांप्रदायिकता को लेकर प्रयास तो हुआ है। तो राज्य सरकार अपने ढंग से इसमें कार्रवाई भी। इधर सोनिया गांधी के झूठ को बेनकाब करने वाले बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सोनिया गांधी के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपना घर संभाल ले तो बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस आज देश भर में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस अपनी पार्टी को बचाने में सफल नहीं है। अगर कोई झूठ बोलने की पार्टी है तो वह है कांग्रेस। कांग्रेस आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और ऐसे कांग्रेस के नेता पर्दाफाश क्या करेंगे। लुटिया डूबते जा रही है, अपने पार्टी को बचाने में सफल नहीं है। और बीजेपी और आरएसएस की बात तो छोड़ दे। वो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि झूठ बोलने की यदि कोई फैक्ट्री है तो कांग्रेस है, जहाँ पर ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे झूठ बोलना है। मैं तो आपके माध्यम से प्रियंका गांधी जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आप जो घोषणा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आकर के यहाँ के किसानों से बातचीत करें, यहाँ के बेरोजगारों से बातचीत करें, यहाँ के महिलाओं से बातचीत करें कि कैसे झूठे वायदे किए गए। राजीव किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त का भुगतान 1 नवंबर को होगा और इसके साथ ही सरकार 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। भूपेश बघेल सरकार आरबीआई से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी और इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार पर अब तक 70,000 करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बाघों की घटती संख्या को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अचानक मां टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना के मामले पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ सकती है। भोरमदेव और लमनी वाले क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार की ऐसी नियत नहीं है। इस पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पलटवार करते हुए कहा है कि बाघों की गिनती बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुई थी। फिलहाल जो भी आंकड़े सबके सामने हैं वो 2018 के आंकड़े हैं। देखिए, ये 19 भी है कि नहीं ये पता ठिकाना नहीं है। छत्तीसगढ़ में शेरों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि जो कान्हा किस्ली है उसका बफर जोन छत्तीसगढ़ में पड़ता है और अमरकंटक के साथ साथ हमारा पूरा लमनी का क्षेत्र और भौरमदेव का क्षेत्र, इसको हम चाहें तो टाइगर रिजर्व इसको बना सकते हैं। ये पूरा आंकड़ा 2018 तक का है। अभी ये बाकी के जो इस समय की जो स्थिति है वो उसके बारे में याचिका में नहीं है, तो नई स्थिति तो गणना के बाद ही पता लगेगा।
प्रदेश बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी की एनजीओ प्रकोष्ठ की बैठक हुई। बैठक में प्रकोष्ठ के अगले 3 महीने की कार्य योजना तैयार की गई। साथ ही एनजीओ प्रकोष्ठ के माध्यम से जनता से जुड़ने के बारे में रणनीति तय की गई। बैठक में मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, वरिष्ठ नेता राम प्रताप सिंह सहित प्रकोष्ठ के प्रदेश भर से आए पदाधिकारी शामिल हुए। वास्तविक में हम समझते हैं कि एनजीओ का कितना बड़ा कार्य है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। आज मुख्य रूप से इनका काम है एनजीओ से समन्वय करना, समन्वय करके अपने विचारधारा के अनुरूप उनसे काम कराना। मैं समझता हूँ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी 2023 के चुनाव में, और मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उनकी भूमिका रहेगी। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए फिलिस्तीन के कलाकार रायपुर पहुंच चुके हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर सभी कलाकारों का स्वागत किया गया। कल नाइजीरिया के कलाकार रायपुर पहुंचे थे और रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के साथ ही विदेशों के भी आदिवासी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। टीवी एक्ट्रेस सोनिका हांडा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीरियल में जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल से आदिवासी समाज भड़क गया। समाज के लोगों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है और इसके साथ ही प्रदेश भर में टीवी अभिनेत्री के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है। सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल की ओर से गरियाबंद के एक थाने में शिकायत की गई। आदिवासी समाज ने ज्ञापन सौंपकर उनके कार्रवाई करने की मांग की है। कार्रवाई नहीं करने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। समाज की भावनाओं को आहत पहुंची है और हम सबके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है और हम मांग करने आए हैं कि उस धारावाहिक को तत्काल बंद किया जाए और वहां के एक्ट्रेस के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाए, एट्रोसिटी के वहाँ उनके ऊपर लगाई जाए और साथ ही साथ उनके जो लेखक हैं, उनके पटकथा हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए और समाज को माफीनामा मांगे। इसलिए आज हम लोग सब यहाँ पे थाना पहुँचे हुए समाज के लोग। और दुर्ग के कई वार्ड वासियों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि दुर्ग निगम क्षेत्र के वार्ड 30 से वार्ड 36 में 2 दिनों तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी और इन क्षेत्रों में पानी टंकी के इंटरकनेक्शन का काम होगा। पाइपलाइन को नई पानी टंकी से जोड़ा जाएगा, जिससे पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। हालांकि निगम ने प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों से पानी की सप्लाई करने का दावा किया है। कोरोना काल में त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नया आदेश जारी किया। बिना मास्क के स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। रेलवे ने इसके लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। 16 अप्रैल 2022 तक यह आदेश लागू रहेगा। न्यूज 18 भी आप सभी से ये अपील करता है कि बिना मास्क के यात्रा ना करें। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे और इस चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, ग्रंथालय सचिव, खेल और सांस्कृतिक सचिव और कार्यकारिणी सदस्य के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिनको चुनने के लिए 1225 मतदाता मतदान करेंगे। वोटिंग कल सुबह 10 बजे से 5 बजे तक होगी और कल होने वाले मतदान की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। तक हमारे जितने भी वोटर्स लाइन में रहेंगे उनको हम वोटिंग के लिए अलाउ करेंगे। 5 मिनट के बाद कोई भी रहेगा हम उस पर अलाउ नहीं करेंगे। जितने वोटर्स हैं सबको अपने कंडक्ट ड्रेस में आना है, यूनिफॉर्म में आना है, अपने आइडेंटिफिकेशन के जो कार्ड्स, आइडेंटिटी कार्ड, चाहे बार काउंसिल से दिया गया हो या हाई कोर्ट से दिया, उसको लेके आना आवश्यक है। हर वोटर को क्यू में रहना है, कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए। राजनांदगांव पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 75वां नव आरक्षकों का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने मार्च पास्ट की सलामी ली और समारोह में प्रदेश भर के 40 नव आरक्षकों ने देश सेवा कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली, जिसमें 14 सरेंडर नक्सली शामिल हैं। आज 75वां बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का यहाँ पे समापन हुआ, जिसमें 40 नव आरक्षकों के द्वारा आज यहाँ से पास आउट किया गया। इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं बधाई देता हूँ तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि इस 40 नव आरक्षकों में उल्लेखनीय है कि करीबन 14 जो नव आरक्षक हैं जो सरेंडर्ड नक्सली हैं, जिन्होंने नक्सली विचारधारा को छोड़कर समाज की मुख्यधारा। बलौदाबाजार के पुरगांव में चल रहे अवैध क्लिनिक पर प्रशासन की ज्वाइंट टीम ने छापा मारा। जांच के दौरान ना तो रजिस्ट्रेशन मिला और ना ही क्लिनिक चलाने का लाइसेंस, जिसके बाद वहां रखी दवाइयों को जब्त कर क्लिनिक को सील कर दिया गया।
डॉक्टर वर्मा के नाम से चन्नू वर्मा कोई थे जो यहाँ पे पाए गए और उनके यहाँ कुछ इंजेक्शन और भी हमको मिला जांच में और इनके यहाँ रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं था मरीज देखने का। कुछ भी जो इंजेक्शन और बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसका प्रबंधन वगैरह ठीक से नहीं था, तो इस वजह से उनका हॉस्पिटल अभी तो। गांव की सार्वजनिक जमीन पर से कब्जा हटाने की मांग को लेकर यशवंतपुर के ग्रामीण कांकेर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से जमीन पर से अतिक्रमण हटवाने की गुहार लगाई। वहीं कलेक्टर से समस्या के निराकरण का भरोसा मिला। बाद में मीडिया से बातचीत में जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि पखांजूर थाना और तहसीलदार से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वहीं हफ्ते भर में कोई कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। उनके जो सार्वजनिक जमीन है और नारायण विश्वास के नाम से एक आदमी है जो अतिक्रमण किया हुआ है। सब अधिकारी मिलके भी उनको बोले हैं कि इसको छोड़ दो, लेकिन वो नहीं माना है। उसके बावजूद भी वहाँ पे कार्य किया जा रहा है। हम लोग कलेक्टर के पास आए हैं कि वो हम लोग का एक निश्चित समय दे के हम लोग को पूरा कार्य पूर्ण कर दे, और हम कोई विवाद नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चोर अंदर रखे लाखों रुपए का सोना ले उड़े। मिली जानकारी के मुताबिक गहनों की डिलीवरी करने के लिए रायपुर से ज्वेलरी व्यवसायी का कर्मचारी पहुंचा था और इस दौरान उसने कार के अंदर ही गहनों से भरा बैग छोड़ दिया और खुद होटल में रहने चला गया था। इस दौरान चोर ने कार में सेंधमारी कर सोना पार कर दिया। ये पूरा मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। कांकेर से पैदल यात्रा कर राजधानी रायपुर पहुंचे आदिवासियों से राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुलाकात की। इंडोर स्टेडियम में मुलाकात के बाद राज्यपाल ने आदिवासियों के साथ नृत्य किया और आदिवासी लोक कलाकारों के साथ राज्यपाल लोक वाद्य यंत्र भी बजाती नजर आई। कांकेर के कई गांव के लोग नारायणपुर में शामिल होने के लिए कई सालों से सरकार से मांग कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी मांग रखी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।